नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। आपके अपने चैनल टॉप फोर में आपका स्वागत है। एक विशेष चर्चा है चुनाव से संबंधित और व्यक्तित्व से संबंधित। तो आज एक परिचय है जो बहुत जाना माना परिचय है इटावा में, आलोक गुप्ता। आलोक गुप्ता वर्तमान में इटावा कोचिंग एसोसिएशन के महासचिव हैं और उसके अलावा व्यापार मंडल में जिले के उपाध्यक्ष हैं। तो आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आलोक जी, राजनीति में कैसे आए? राजनीति में जब 2005 से पहले, मतलब मैं कक्षा 8 में जैसे पढ़ता था, जब मैं क्लास 8 का स्टूडेंट था, राजनीतिक शौक तभी से था। क्योंकि उस समय मेरा वोट तो था नहीं, लेकिन जो मेरी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं राजनीतिक रही है। हमारे बड़े भाई साहब राजनीति बहुत सक्रिय रहे समाजवादी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं एक हमारे नेचर में, हमारे खून में भी राजनीति थी। वोट नहीं था, तब से वोट डलवाने काम किया मैंने, और जब वोटर हो गए तो काफ़ी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। और 2005 में मैं छात्र सभा के नगर अध्यक्ष इटावा के रूप में मेरे को पद दिया गया आदरणीय वल्लभ यादव जी के द्वारा। वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत, छात्र सभा से शुरुआत छात्र सभा से। किस सन की बात है? 2005 में मैं इटावा शहर का नगर अध्यक्ष बना समाजवादी छात्र सभा का। तब से लेकर आज दिन तक बराबर शिक्षक होने के साथ साथ राजनीति में भी अपना फुल समय देता हूँ, और बहुत निष्ठा से जिस पार्टी में रहा मैं काम करता रहा। आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हूँ, और मैं हमेशा क्लासेस के बाद राजनीति में सक्रिय रहता हूँ, समाज की सेवा करने का काम करता हूँ। अच्छा, चूंकि आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षा कहाँ तक हुई और कहाँ से हुई? मैंने के डिग्री कॉलेज से अपना स्नातक किया, और मेरा सब्जेक्ट जो रही ज्योग्राफी था, मेरे पास भूगोल था और अंग्रेजी साहित्य था। इसके बाद मैंने के डिग्री कॉलेज से ही स्नातक के तुरंत बाद मैंने बीएड किया। बीएड के तुरंत ही बाद मैंने एमए ज्योग्राफी से किया, और ज्योग्राफी के बाद एमए इंग्लिश और एमएड, और उसके 18 और 20 ऐसा मैंने लगे हाथ बीटीसी भी कर लिया। कहने का मतलब यह शिक्षा की ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो मेरे पास वर्तमान में ना हो, और शैक्षिक लेवल भी मेरा काफ़ी अच्छा है। इटावा में अच्छा खासा नाम है पढ़ाने में। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने बताया पूर्व में आप समाजवादी पार्टी में रहे, वर्तमान में आप भाजपा में सक्रिय हैं। जी जी। तो ये सपा छोड़कर भाजपा में आना कैसे हुआ? एक्चुअल में क्या रहा कि समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा, मैंने बताया 2005 से लेकर 2017, मतलब 2016 दिसंबर तक मैं बहुत सक्रिय रहा समाजवादी पार्टी में। मेरे भाई साहब भी हमसे बड़े जो थे, कृष्ण कुमारी गुप्ता जी, वो भी 12 से लेके बल्कि 11 से लेके 17 समाजवादी पार्टी के महासचिव रहे। तो चूँकि कहीं ना कहीं बड़े भाई भी रहे, तो हम भी उसी दल में रहे, काम करते रहे। लेकिन जब माननीय शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश जी का विवाद हुआ, तो उस दौरान हम लोगों ने सपा को छोड़कर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ हो गए और प्रसपा के लिए काम किया। दिसंबर 2021 तक मैंने शिवपाल सिंह यादव जी के साथ किया। फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें बनी, सरता जी से मेरा बहुत ज़्यादा उठना बैठना हो गया, लगाव हो गया। और जब मेरा बुरा वक्त था या मेरा बुरा दौर था, मेरी पत्नी को भी ऐसी डिसीज़ हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा उसका इलाज कराना असंभव था, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। उस दौरान माननीय सदर विधायिका सरता जी, जो मुझसे ज़्यादा परिचित नहीं थी, लेकिन उन्होंने मानवता दिखाते हुए मेरी बहुत मदद करी। माननीय योगी जी का बॉस, माननीय योगी जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा मेरी मुख्यमंत्री विवेक दिन को उससे बहुत मदद कराने की कृपा रही, और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। उनकी नीतियों से, उनकी कार्य करने की क्षमता से, माननीय विधायिका जी की नीतियों से, कार्य करने की प्रणाली से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और मैंने सोच लिया था कि अगर कभी मौका लगा तो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर माननीय विधायिका जी के साथ काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे बन गए कि मेरे भाई साहब क्या लगा कि अब राष्ट्र हित की बात करना चाहिए। एक परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया, इटावा के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब देश की बात आई तो उन्होंने कहा मेरा जीवन देश हित के लिए काम करेगा। तो वो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के समझ जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए लखनऊ में, तो उस दौरान हमने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तब से लेकर आज तक मैं माननीय योगी जी, मोदी जी, सरता जी और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में इटावा में भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। तो सबसे पहले आपका जो झुकाव हुआ भाजपा की तरफ, वो सरता जी से मिलने के बाद, जो आदरणीय विधायिका जी हैं। मैं भाजपा के किसी लीडर से को नहीं जानता था, ना मेरा इतना उठना बैठना था, लेकिन माननीय सरता जी
कहीं तक जी कायम महिला किसी भी पद पर चले जाए, लेकिन उससे एक मातृत्व भावना होती है। मेरा ज़्यादा उनसे मिलना नहीं था, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया, मुझे जब मेरी वाइफ को एक ऐसी बीमारी दे दी भगवान ने जिससे उनका प्लेटलेट्स काउंट 3000 4000 चला जाता था, बहुत कॉस्टली रास्ता, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से उनका इलाज हो रहा था, और दौरान माननीय विधायिका जी ने मेरी वो मदद करी कि, और उस स्तर पे की कि कोई कर नहीं सकता था। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मेरा आगे का जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा और माननीय विधायिका जी के लिए होगा। तो उनकी जिस तरह की आपके प्रति एक समर्पण का भाव था, एक लगाव उन्होंने आपको दिखाया और आपकी मदद की, उससे आप प्रभावित हुए? बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनका जो काम करने का तरीका है, मैंने महन सिंह राजपूत जी का कार्यकाल देखा, मैंने रघुराज सिंह साहब जी का कार्यकाल देखा, लेकिन जो काम करने का तरीका माननीय विधायिका जी का है, शायद अभी तक मैंने ऐसे विधायक का नहीं देखा। क्योंकि अगर काम करती हैं उसके बाद बताने वाले बहुत कम विधायक होते हैं। माननीय विधायिका जी ने अगर आपको कोई आश्वासन दिया तो 100 नहीं 200% तक वो काम को कराती हैं। उसके बावजूद आपको फोन करके भी अवगत कराती कि बेटा मेरी बात होगी, जाओ उससे मिल लो जाके। तो उनकी ये कार्यशैली से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने सोच लिया कि ऐसे नेता के साथ मुझे काम करना है जो जनता की सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। अच्छा चलिए, चूंकि चुनाव का समय चल रहा है जी, ठीक है, तो क्या कोई इंटरेस्ट है चुनाव लड़ने में? किस तरह से आप राजनीति में एक लंबा दौर, जैसे आपने बताया छात्र जीवन से शुरुआत हुई, छात्र सभा के नगर अध्यक्ष भी रहे, उसके अलावा लोहिया वाहिनी में भी रहे और युवजन सभा में भी रहे, उसके बाद इस समय क्या ऐसा कुछ मन में आ रहा है कि चुनाव लड़ना है या एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आना है? तो बिल्कुल हर व्यक्ति जो, देखो ये कोई ऊपरी मन से कहते हैं कि मैं समाज सेवा था, और समाज देखो नेता का मतलब ये, नेता और शिक्षक दोनों समाज सेवा बोलते हैं। जो व्यक्ति राजनीति में मेहनत करता है, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वो भविष्य में जनप्रतिनिधि बने। मैंने समाजवादी पार्टी में छासभा में मैं जिला उपाध्यक्ष रहा, लगा था लोहिया वाहिनी में जिला उपाध्यक्ष रहा, महासचिव रहा। मेरे पास उस समय ऑफर भी आया जब राजीव यादव जी जिलाध्यक्ष हुए समाजवादी पार्टी के कि आप लोहिया वाहिनी राजीव जी से बड़ा करीबी आपका रिश्ता रहा? राजीव जी मेरे बहुत बड़े भाई की तरह हैं, करीबी हैं, मेरे घर में ही रह के उनकी शिक्षा अच्छा हुई, मेरे घर के सदस्य हैं। जब वो जिलाध्यक्ष हुए तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है कि अपने घर का बच्चा आगे, घर का बच्चा आगे बढ़े। तो उन्होंने मुझसे कहा भी अगर आप चाहो तो लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष हो जाओ, मैं इसकी संस्कृति प्रदेश नेतृत्व को कर दूंगा आपके लिए। क्योंकि उस समय हम भी चाहते थे कि थोड़ा फाइनेंशियल में स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, पैसा भी होना चाहिए राजनीति के लिए। तो मैं उस समय कंपटीशन कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैंने स्वेच्छा से उस पद का त्याग कर दिया, लेकिन मैं पार्टी के प्रति और पदों पर रहकर काम किया, क्योंकि जिलाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, इसलिए काम किया। अब चूँकि मेरी आर्थिक स्थिति भी सही है, बड़े भाइयों का भी सहयोग है, समाज का सहयोग है, और भारतीय जनता पार्टी हमें कोई मौका देगी तो मैं जरूर आगे विचार करूंगा। आगे मतलब चुनाव लड़ने का मन है, अगर भाजपा आपको टिकट देती है तो तैयार हैं आप? अगर प्रदेश नेतृत्व तो चाहेगा, जिले के नेतृत्व चाहेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी में, क्या भूमिका निभाना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ आगामी इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास दिखाए, एक पढ़े लिखे को, एक शिक्षक को अगर आगे करने का काम करे, तो वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो एक समाज को सही दिशा दे सकता है, सही डिसीजन ले सकता है। हमारे चाहे प्रोफेसर रामचंद्र कटेरिया हैं, वो भी प्रोफेसर है, मुलायम सिंह यादव भी शिक्षक थे, है ना, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शिक्षक थे। तो आपने देखा हो इन लोगों, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनका काम करने का तरीका अलग होता है जनता अन्य लोगों से, क्योंकि लोगों से जुड़ा होता है, लोगों से, क्योंकि टीचर हमेशा सोशल होता है। टीचर चाहे नॉन पॉलिटिकल पर्सन हो, लेकिन वो हमेशा सोशल होता है, सभी की आवश्यकता को समझता है। क्योंकि हर तबके का, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सारे धर्म के लोग पढ़ने आते हैं। उसे पूरी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति का जायजा रहता है एक शिक्षक को, तो वो समझ सकता है। हमारी कहीं ना कहीं देखा जाए, हमारी सदर विधायक भी शिक्षक हैं, 2-2 3-3 विद्यालय के प्रबंधक है, प्रबंधक भी तो एक शिक्षक होता है। पूरे वो मीटिंग्स लेता है सारे टीचरों की, पूरी समझ होती है, सब पूरी समझ होती सारी चीजों में सक्रिय रहते हैं, इसलिए बहुत एक्टिव है वो। अच्छा चलिए, ये जो चुनाव, निकाय चुनाव की चूंकि अभी चर्चा आपने की, और तो निकाय चुनाव में आप इटावा की जो भौगोलिक स्थिति है और सबसे परिचित हैं आप? बिल्कुल है। जब मैं पैदा ही इटावा में हुआ, मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा, मेरा पूरा जो मैंने 2011 से कंपटीशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे 12 साल तो कंपटीशन पढ़ाते हो गए। उससे पहले 2004 से लेकर 2011 तक मैंने एकेडमिक साल है, उस 33 साल में मैंने 18 साल तो टीचिंग करी। इंटर करने के बाद मैं इंटर वाले बच्चों को पढ़ाने लगा। हर तरह के बच्चा आया, हर तरह के लोग आए, चाहे आपका भरतना का बच्चा हो, चाहे बसरियर का हो, चाहे आपका छिबरा मऊ का, मेरे पास किसी नहीं, आपके बिजूनों तक से बच्चे पढ़ने आते। तो इटावा तो छोड़ो, हमें आसपास के जिलों की भी भौगोलिक स्थिति के बारे में पता है। तो राजनीति में उद्देश्य क्या है? तो राजनीति में सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, देखो राजनीति का जो उद्देश्य होता है वो होता है कहीं ना कहीं समाज सेवा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, वो भी समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं। राजनीति का मतलब ये होता है कि जो हमारे समाज के गरीब, आपके गरीब तबके के लोग हैं, उनको कैसे हम सुविधाएं मुहैया कराएं,
और एक समाज सेवा, जैसे कोई पेशेंट है उसकी कैसे मदद करी जाए, कोई गरीब है उसकी मदद कैसे करी जाए, किसी शिक्षक की कोई परेशानी है तो उसकी मदद कैसे करी जाए, हैं किसी विद्यार्थी की समस्या है तो उसकी कैसे मदद करी जाए। तो कहने का मतलब ये राजनीति का मतलब ही होता समाज सेवा। जो हमारे जनप्रतिनिधि बनते हैं वो कहीं नहीं समाज सेवक ही तो होते हैं। तो समाजवादी पार्टी से जब आपने भाजपा की तरफ रुख किया, उसमें आपने इंटरेस्ट दिखाया, सदस्यता लेने की बात की, तो परिवार का क्या रिएक्शन था? किसके परिवार में? मेरे आपके परिवार। तो जब भाई मेरे वहाँ पे शामिल हो गए, हम शामिल हो गए, और राजनीति तो क्या है, एक इंटरनल फीलिंग्स है। मुझे लगा कि देश में काम करना चाहिए, मुझे लगा कि अब वहाँ राजनीति नहीं करना चाहिए, मेरा भविष्य नहीं है वहाँ पे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने लगा। मैं माननीय सरता जी से प्रभावित था, मैं माननीय योगी जी से प्रभावित था, और योगी जी का फैन तो मैं शुरू से। इतना अच्छा मुख्यमंत्री देश को मिल नहीं सकता, प्रदेश को कभी मिल नहीं सकता। जो खुद ही योगी है वो बेचारा क्या रखेगा। आप देखिए योगी जी ने टीजीटी का जो एग्जाम होता था, इसमें जो इंटरव्यू होता था, लाखों की धांधली चलती थी, लाखों रुपए लेके वो आप कर, लेकिन माननीय योगी जी है, उन्होंने इंटरव्यू बंद करा दी, बहुत अच्छी रहे। आप जो टेस्ट पास करेगा वो शामिल होगा। सुपर टेट में उन्होंने सुपर टेट करा दिया। टेट के बाद अगर जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो क्वालिफाई करके पहुंचेगा। पहले जो आपके एडेड विद्यालय होते थे माध्यमिक में, वहाँ पे 20 लाख 25 लाख 30 लाख की डिमांड चलती थी। माननीय योगी जी ने आयोग बनाकर उस व्यवस्था ही खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। अब जो पढ़ेगा वो मतलब नौकरी जो पाएगा। नीतियां हैं वो फेयर। मैं सिर्फ माननीय योगी जी की नीतियों से, माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आपको मानना है कि भ्रष्टाचार पहले से कम, पहले बहुत भ्रष्टाचार पहले आप देख लो 2011 की भर्ती देख लो। अगर 2011 की भर्ती हो जाती जो माननीय मायावती जी ने की थी, उन्होंने बहुत अच्छे आह्वान कर, देखो मैं किसी भी दल में रहा हूँ, लेकिन जो बात सही है उसे सही कहना चाहिए। 2011 की जो भर्ती थी वो मेरिट बेस्ड की थी, टेट की मेरिट पे। बहुत अच्छा डिसीजन था। बेशक उसमें धांधली, अगर उस धांधली की मान लो अखिलेश यादव जी आए थे, जांच करा लेते, जो दोषी थे वो जेल चले गए थे, लेकिन भर्ती वही रखना चाहिए। आपने डिसीजन बदल दिया, मेरिट कर दी। मेरिट जिसकी कम होगी वो कभी जीवन में नौकरी नहीं पा सकता, क्योंकि मेरिट वो हमेशा ही डाउन जाएगी। हमेशा कंपटीशन की मेरिट बनाना चाहिए। उससे क्या, आप मान लो किसी कारण इस बार पीछे रह गए तो आप अगली बार तैयारी करेंगे। अभी भी सुपर टेट में 30% जो मेरिट, जो मार्क्स का जो वेटेज है, आपको लगता है वो हटना चाहिए? पूरा सुपर टेट और टेट के बेस पे होना चाहिए? अब तो हट ही जाएगा। जो नई शिक्षा नीति लागू है उसमें टेट और सुपर टेट की मेरिट बनेगी। नहीं, आपको मानना है कि उसमें हटना चाहिए? उसमें भी हटना चाहिए। हम योगी जी से भी चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री भी चाहेंगे कि कोई भी भर्ती हो। एक शिक्षक के रूप में बड़ी बात करें, क्योंकि ये बदलाव की बात, क्योंकि ये देखो शिक्षक का काम है। तो मैं राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन शिक्षक के तौर पर मैं वो बात कहूंगा जो समाज के लिए कहीं नहीं कहीं। मैं माननीय योगी जी से भी ये कहूंगा कि जो भी एकेडमिक मेरिट उससे वरीयता ना देकर, आप जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसकी अगर मेरिट उठाओगे तो कहीं ना कहीं जिसकी किसी कारण, मान लो हाई स्कूल में कोई बच्चा बीमार हो गया, उस कारण उस बच्चे के नंबर कम आए या इंटरव्यू कम हो गया तो नौकरी नहीं पा पाएगा। अगर आप जैसे आपका यूपीएससी, बाद में उसने मेहनत कर ली, वो योग्य था, किसी वजह से उसके मार्क्स, कई बार देखा जाए मार्क्स का जो पैटर्न है वो यूपी बोर्ड में पहले बहुत कम रहता था, और अलग अलग बोर्ड्स में तभी तो कुछ निश्चित नहीं हो पाया किस तरीके, जिन बच्चों का राइटिंग खराब था उनके मार्क्स तो कम ही आते रहे। तभी तो हम ये कह रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मोस्टली ओएमआर से होते हैं, उसमें तो कोई राइटिंग का रहता नहीं। अगर जो बच्चा टैलेंटेड होगा, जिसने एजुकेशन अच्छी ली है या किसी कारण उसके हाई स्कूल एंटर में नंबर कम रह गए, अगर वो काबिल है तो नौकरी पा लेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी समझ अच्छी होती है, सीखने की क्षमता अच्छी होती है, लेकिन वो अपने आप को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, पढ़ते रहते हैं, नॉलेज का लेवल नहीं होता है। आप देखो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मेरिट से भर्ती होती है उसमें बच्चे अच्छे जाते हैं। आप यूपीएससी देख लो, हैं यूपीएससी में कोई हाई स्कूल एंटर का रहता है, आप निकालोगे, इंटरव्यू निकालोगे, आपका होगा। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, और हो भी रहा है। माननीय योगी जी ने मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसी को मेरिट के आधार बनाकर नौकरी देने का काम किया। तो चलिए अगला जो निकाय चुनाव है, इसमें क्या भूमिका अपने लिए आप देख रहे हैं? किस तरह की दावेदारी मन में है? हम चाहते हैं अगर प्रदेश नेतृत्व, माननीय प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का चाहे तो हम जैसे व्यक्ति को भी मौका देकर एक बार 5 साल का मौका दे सकता है। निकाय किस रूप में? निकाय चुनाव में क्या अध्यक्ष सभासद बनना चाहेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष बनना चाहेंगे? अगर हमें प्रदेश नेतृत्व अगर भूमिका देता है अध्यक्ष तौर पर, नगर पालिका इटावा नगर पालिका जो सदर इटावा नगर पालिका, अगर उसके मुझे अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाता है तो मैं पहले जो भी काम हुए उसे और अच्छा करके दिखाऊंगा। नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में यदि आपको चुना जाता है तो आपके पास क्या रूपरेखा है? क्या विकास करवाएंगे, क्या बदलाव करेंगे, कुछ सोचा है? बदलाव ऐसे कराएंगे जो क्रांतिकारी होंगे, इटावा में अभी तक हुए नहीं। जैसे मैं शिक्षक हूँ, मुझे पता है कि कई गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फीस नहीं होती, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए घर में जगह नहीं होती है। अगर मैं इटावा चेयरमैन पद के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद देती है और मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले इटावा में जैसे 40 वार्ड हैं,
तो चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे मैं चारों दिशाओं में 200 बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करूंगा, और डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे हम कह सकते हैं स्मार्ट लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में 200 बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था होगी और 24 घंटे खुलेगी वो। उसमें आपका वाईफाई की व्यवस्था होगी, आरओ वाटर की व्यवस्था होगी। एक शिक्षक आपके के रूप में ये योजना कोई लेके नहीं आया होगा, और मैं इसे करके दिखाऊंगा आर की मदद। और अगर मुझे टावर जनता मौका देती है तो नगर की चारों दिशाओं में एक ऐसी लाइब्रेरी स्थापित करूंगा जो डिजिटल होगी और छात्रों की निःशुल्क होगी। उसमें 2 अटेंडेंट होंगे, उनकी भी ड्यूटी बदलेगी 8-8 घंटे में, उन्हें भी एक रोजगार का मौका दिया जाएगा। और छात्र जो गरीब हैं वो आराम से बैठकर, अगर सर्दी है तो हीटर चलेंगे बराबर, और गर्मी है तो बराबर एसी चलेगी, वातानुकूलित होगी, वाईफाई पे सब कुछ फ्री रहेगा, सब कुछ फ्री रहेगा। और नगर पालिका के सौजन्य से, नगर पालिका के सौजन्य से एक बड़ा वादा कर रहे हैं। और हर वार्ड, जैसे हमारे जो नगर पालिका इटावा है इसमें 40 वार्ड है, अगर मुझे मौका मिलता है तो प्रत्येक वार्ड में एक ऐसी जगह को चिन्हित करूंगा जहाँ पर एक आरओ वाटर का प्लांट लगा सके। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सी बीमारियाँ, आपका पॉल्यूटेड वाटर है, उससे उसके पीने से हमलोगों को दिक्कत होती है, कहीं पेट की दिक्कत होती है, कहीं कैंसर होता है, कहीं ब्लड में कोई दिक्कत आती है, बहुत चीज़ें। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक वार्ड में एक ऐसा प्लांट स्थापित करना जिससे जो भी चाहे निःशुल्क पानी ले आए और बर्बाद हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने अपने विचार रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो प्रत्याशिता की इच्छा है उस पर विचार करे पार्टी, और आपको आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने